बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से अल्लाह की रहमत से बिल्कुल खैरियत से हूँ। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें और हमें अपना प्यार दिखाते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले उस वीडियो का टाइटल देखते हैं, फिर देते हैं अपना रिव्यू। आज की वीडियो का टाइटल है द राफेल इफेक्ट्स। तो ये जो वीडियो है ये है डीडी रिएक्ट की। डीडी रिएक्ट आलोक साहब की ये चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब भी कर लें। तो आलोक साहब जब भी वीडियो बनाते हैं बड़ी ऑथेंटिक वीडियो बनाते हैं, सबूत प्रूफ के साथ और बड़ी नपी तुले बातें बताते हैं, करते हैं। तो चलिए जी आज भी ये वीडियो देखते हैं कि आलोक साहब क्या बता रहे हैं, तो फिर इस पे अपना देते हैं रिव्यू। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात होगी राफेल के इफेक्ट की। अभी सिर्फ 5 राफेल आए हैं, इनमें से भी 3 ट्रेनर हैं, लेकिन इतने की दहशत ऐसी हो गई है कि पाकिस्तान और चीन दोनों के सुर बदल गए हैं। अब पता नहीं जब बाकी के 31 भी आ जाएंगे तब क्या होगा, और कहीं राफेल की सेकंड डील भी भारत भविष्य में कर ले तब तो पता नहीं ये दोनों क्या करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं खासकर पाकिस्तान की पोल खोलूंगा। पहले जरा पाकिस्तानी एयरफोर्स के रिटायर्ड एयर मार्शल शाहिद लतीफ को सुन लेते हैं कि वो राफेल के बारे में क्या राय रखते हैं। जहां तक रफाल का ताल्लुक है, ये मत भूलें कि वो भी एक 4th जनरेशन जहाज है। जैसा हमारे पास F-16 है, जैसा हमारे पास JF-17 थंडर है, जैसे दुनिया में ग्रिपन है, स्वीडन ने बनाया हुआ है, जैसे यूरो फाइटर है जो कि यूरोपियन मुल्कों में बना है। तो इस तरह ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे हमें कोई खतरा या खौफ हो, हमारे जहाजों की तरह है। शाहिद लतीफ सर, आप 3 स्टार रैंक के ऑफिसर रहे हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स में। कम से कम आपको तो हकीकत पता है, फिर भी आप JF-17 को राफेल से बेहतर बता रहे हैं। ठीक है सर, आपका JF-17 तो दुनिया का सबसे अच्छा फाइटर है, आपने अपने नाम के मुताबिक ही काम किया है। लतीफ साहब, बहुत शानदार लतीफा आपने सुनाया। दोस्तों, अगर आपको लतीफा का अर्थ नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, हिंदी में इसे चुटकुला कहते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानी मीडिया में राफेल को लेकर क्या चल रहा है वो भी देखिए। राफेल जो है जी वो 5 की टुकड़ी पहुंच गई है इंडिया के पास। हालांकि पहले भी थे, अपना ब्रिगेडियर इब्राहिम मलिक साहब, राफेल तो पहले भी थे सर इंडिया के पास। ये कौन सी नई बात है सर? बड़ा सेलिब्रेट किया जी इंडियन मीडिया ने उसको भी और इंडियन फोर्सेस ने। सर, चेहरे से तो आप पाकिस्तान के बड़े पत्रकार लगते हैं, समझदार भी नजर आते हैं, लेकिन जनाब आपकी जानकारी आपकी उम्र के हिसाब से जरा कच्ची है। अगर भारत के पास राफेल पहले से होता तो अभी हमें खरीदने की जरूरत क्या थी? खैर, शो करने से पहले थोड़ा पढ़ लिख लिया होता तो ऐसा ना बोलते। इसी शो में जब एक मेहमान ने राफेल की तुलना अपने JF-17 से कर दी तो एंकर और मेहमान इस पर एक मत ही नहीं हुए। इतने पैसों का महंगा जहाज दिया हमने, उससे आधे से आधे पैसों में JF थंडर बना दिया जो उससे बहुत बेहतर है। उसकी अगर आप उसको कंपेयर करें, आमना सामना नहीं हुआ है ना, ये तो हम नहीं कह सकते। नहीं, वो कर लें, वो आमना सामना भी कर लें, लेकिन मसला ये है कि वो ट्विन इंजन है, ये टर्बोफैन इंजन है। तेजा के साथ हमारे JF थंडर का तो तेजा के साथ तेजा जो है वो निकल नहीं रहा ना जी। चलिए कोई बात नहीं, पहले आपस में क्लियर कर लीजिएगा, फिर आगे बात होगी। लेकिन ये साहब जो इसी पैनल में थे, इन्होंने तो एकदम अलग लेवल की ही बात कर दी। भाई की सोच का लेवल ही दूसरा है। फायर पावर है, किसी भी लिहाज से ये चैलेंज करती है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ही को वो अपना दुश्मन समझते हैं और हम भी उनको दुश्मन समझते हैं। लेकिन बस मसला ये है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? हाँ, वो राफेल ले रहे हैं, लेकिन हम भी अल खालिद टैंक जो है अपने डिविजन्स को दे रहे हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ठीक है भाईजान, अल खालिद टैंक उड़ाकर आप राफेल से टक्कर ले लीजिएगा। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने ये सारी क्लिप्स क्यों दिखाई और इतना मजाकिया अंदाज क्यों रहा, जबकि मुद्दा इतना सीरियस है। मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। दरअसल पाकिस्तान की आवाम को इन जैसे लोगों ने भ्रमजाल में फंसा रखा है। वो यहां से घुट्टी पीते हैं और फिर मैं जो सबूतों के साथ वीडियो बनाता हूं वहां पर आकर इन्हीं सारी बातों की उल्टी वो कमेंट बॉक्स में करते हैं। मेरी बातें मेरे पाकिस्तानी दर्शकों को बुरी लग रही होंगी, लेकिन जनाब सच्चाई यही है।
राफेल के विषय में ये बात मैं साबित भी करूंगा, वो भी आपके पाकिस्तानी लोगों के ही द्वारा। तो राफेल पर पाकिस्तान की दोगली नीति की पोल खोलूं उससे पहले वही छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दाईं तरफ दिख रहे लाल बटन को क्लिक करें और साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही मिल सके। चलिए अब अपना पोल खोल कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले राफेल के आने के बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का ये बयान सुनिए। In recent days, we have seen reports of the recent acquisition of Rafale jets by the Indian Air Force. According to some former senior Indian officials and several international publications, these Rafale jets are dual-capable systems that can also be modified as nuclear weapon delivery systems. It is well known that India continues to expand and modernize its nuclear arsenal, both in terms of type and number of delivery systems. According to some credible and reputable international research institutes, India is now the second largest arms importer in the world. तो आयशा फारूकी के इस बयान के बाद मैं रिटायर्ड एयर मार्शल शाहिद लतीफ से पूछना चाहता हूं कि जनाब, अगर राफेल आपके JF-17 के आगे कुछ नहीं है तो फिर आपकी सरकार ने ये रोना क्यों शुरू कर दिया है कि राफेल आने से ताकत का संतुलन बिगड़ रहा है, भारत अपनी न्यूक्लियर क्षमताओं को बढ़ा रहा है। अरे भाई, जब राफेल किसी काम का नहीं तो फिर ये आपके यहाँ अफरा तफरी क्यों मची है? चलिए अब आपको दूसरा सबूत दिखाता हूं। राफेल ने कैसे पाकिस्तान की नींद हराम कर दी है। द डिप्लोमेट नाम की एक वेबसाइट है, इस पर अम्माद मलिक की एक रिपोर्ट आई कि क्या चीनी Jet-7 फाइटर जेट पाकिस्तान की डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी की जरूरत को पूरा कर सकता है। इसमें उन्होंने राफेल का जिक्र किया है और बताया है कि क्यों राफेल के आने के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स भारतीय एयरफोर्स के सामने बेहद कमजोर हो चुकी है। आपको बता दूं कि अम्माद मलिक लाहौर में रहते हैं और वो एक डिफेंस एनालिस्ट हैं। इस आर्टिकल में अम्माद मलिक एक जगह राफेल का जिक्र करते हैं। आर्टिकल इंग्लिश में है, इसलिए इसका हिंदी अनुवाद ही आपको बताता हूं, लेकिन साथ में इंग्लिश में उन्होंने क्या लिखा है वो भी आपको दिखा रहा हूं। वो लिखते हैं कि भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण कार्यक्रम को पाकिस्तानी वायुसेना गहरी दिलचस्पी से देख रही है, लेकिन पैसों की कमी की वजह से, ध्यान दीजिएगा, लेकिन पैसों की कमी की वजह से इस तरह की काबिलियत वाले फाइटर जेट को हासिल करना इस्लामाबाद के लिए बेहद मुश्किल है। अम्माद मलिक आगे लिखते हैं कि भारतीय वायुसेना उच्च गुणवत्ता वाले फाइटर जेट और संख्या दोनों में पाकिस्तानी वायुसेना से कहीं ज्यादा आगे है। इसमें इंडियन एयरफोर्स के एयर सुपीरियोरिटी फाइटर जेट सुखोई 30 MKI और उच्च क्षमता वाले मिराज 2000 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर देखें तो पाकिस्तानी एयरफोर्स अभी तक अपने सीमित F-16 फाइटिंग फाल्कन को अपने प्राथमिक एयर एसेट के तौर पर इस्तेमाल करती है। पाक एयरफोर्स के पास 75 से ज्यादा F-16 नहीं है और इनमें से ज्यादातर पुराने पड़ चुके ए वेरिएंट हैं जो कि 1980 के सालों में आए थे। वो आगे बताते हैं कि कैसे पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए भारत से टक्कर लेना बेहद दुश्वार होने वाला है। वो लिखते हैं कि एक ऑल आउट कन्वेंशनल युद्ध होने की स्थिति में पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास मौजूदा सीमित फ्रंटलाइन एयर एसेट्स बड़े खतरे में आ जाएंगे। इस्लामाबाद के लिए अधिक चिंता की बात यह है कि भारतीय नौसेना भी बड़े पैमाने पर फाइटर जेट्स को ऑपरेट करती है, जिसे वो युद्ध की स्थिति में कराची के तटीय औद्योगिक केंद्रों को टारगेट करने में कर सकती है। वहीं बहुत छोटी पाकिस्तानी नेवी फाइटर जेट्स ऑपरेट नहीं करती है। समुद्री स्ट्राइक ऑपरेशंस के लिए उसे पाकिस्तानी एयरफोर्स पर निर्भर रहना पड़ता है। ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए अतिरिक्त मुश्किल है, क्योंकि ऐसे में असुरक्षित पूर्वी सीमा पर उसे भारतीय वायुसेना के साथ साथ दक्षिणी तट पर भारतीय नेवी के फाइटर जेट से भी लड़ना होगा। राफेल क्यों गेम चेंजर होगा? पाकिस्तानी डिफेंस एनालिस्ट अम्माद मलिक इसके लिए मेटेओर मिसाइल का जिक्र करते हैं। वो लिखते हैं कि मेटेओर मिसाइलों और एक बेहद आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के साथ नई दिल्ली द्वारा राफेल को खरीदना ये बताता है कि दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन इंडियन एयरफोर्स के पक्ष में झुकने का खतरा है। यानी कुल मिलाकर इस पूरे आर्टिकल का लब्बो-लुआब ये है कि राफेल का कोई जवाब पाकिस्तान के पास है ही नहीं। और ये एक पढ़ा लिखा जानकार पाकिस्तानी डिफेंस एनालिस्ट कह रहा है। यहां पर अम्माद मलिक ने कहीं भी PL-15 मिसाइल का जिक्र नहीं किया है, जिसकी दुहाई मेरे पाकिस्तानी दर्शक लगातार देते रहते हैं। इसलिए कम से कम पाकिस्तानी दर्शकों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मेरी नहीं तो कम से कम
अपने बंदों की बातों पर तो यकीन करें, जो हकीकत जानते हैं उन पर नहीं, जो आपको गुमराह कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में इस्लामाबाद के पत्रकार सैयद जायन जाफरी, जो कि करंट अफेयर्स और पॉलिटिक्स पर लगातार लिखते रहते हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा। आर्टिकल की हेडिंग थी हाउ विल इंडियाज राफेल डील इंपैक्ट साउथ एशिया, यानी भारत की राफेल डील कैसे साउथ एशिया पर असर डालेगी। इसमें सैयद जायन जाफरी लिखते हैं कि भारत के पास परमाणु हमला करने में सक्षम राफेल का होना दक्षिण एशिया के लिए खतरनाक और चिंताजनक बात है। फ्रांस क्षेत्रीय हथियारों की दौड़ को अपने आधुनिक सैन्य उपकरणों की बिक्री के जरिए बढ़ा देगा, जैसा उसने भारत को राफेल देकर किया है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर राफेल पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय नहीं होता तो ऐसे आर्टिकल नहीं लिखे जाते। जाहिर सी बात है, राफेल का भारतीय वायुसेना में शामिल होने का असल मतलब क्या है इन लोगों को पता है। यूरेशियन टाइम्स एक बेहद जानी मानी वेबसाइट है। इसमें एक आर्टिकल छपा है, 31 जुलाई का ही है। इसकी हेडिंग है वाई पाकिस्तान्स एंटायर फ्लीट ऑफ F-16s JF-17s इज एट हाई रिस्क विद द अराइवल ऑफ राफेल जेट्स, यानी राफेल फाइटर जेट के आने के बाद पाकिस्तान की पूरी F-16 और JF-17 की फ्लीट हाई रिस्क में क्यों आ गई है। इसमें लिखा गया है बेहद घातक मेटेओर बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल से लैस 4++ जनरेशन वाले राफेल जेट के आने से अचानक पाकिस्तानी जेट, जिसमें एमरम मिसाइल से लैस F-16 भी शामिल हैं, बड़े खतरे में आ गए हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के दूसरे जेट्स, जिसमें बहुप्रचारित JF-17 है, वो भी राफेल के सामने बेहद असुरक्षित होगा। मेटेओर के पास सबसे बड़ा नो एस्केप जोन है। ये वो जोन है जहां टारगेट किसी भी हालत में इससे हिट होने या इससे मारे जाने से बच नहीं सकता। मेटेओर की 120 किलोमीटर की एक्सटेंडेड रेंज एमरम मिसाइल की 100 किलोमीटर की रेंज से ज्यादा है, जो किसी भी संभावित खतरे को खराब से खराब मौसम में भी बेहद दूरी से मार गिरा सकती है। आर्टिकल के आखिर में कंक्लूड करते हुए लिखा गया है कि यूरेशियन टाइम्स के एक्सपर्ट्स के मुताबिक सिर्फ राफेल नहीं है जिसने इस्लामाबाद में डर भर दिया है। मेटेओर मिसाइल के सामने एमरम मिसाइल के कमतर होने ने F-16 को सीधे खतरे में डाल दिया है। दशकों तक इस्लामाबाद F-16 की वजह से अपने को श्रेष्ठ बताता आ रहा था, लेकिन अब राफेल ने उससे ये श्रेष्ठता छीन ली है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि क्यों राफेल को गेम चेंजर कहा जा रहा है, क्यों राफेल के सामने पाकिस्तानी एयरफोर्स कहीं आसपास भी नहीं दिखती। वैसे आपको जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, राफेल के चक्कर में चीन ने अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट की ही पोल खोद दी है। चीन के सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है। किसी चीनी मिलिट्री एक्सपर्ट्स की बातें हैं उसमें। इस आर्टिकल में दावा किया गया है कि J-20 के सामने राफेल कहीं नहीं टिकता, क्योंकि वो 3rd+ जनरेशन का विमान है, और चीन का J-20 उससे कहीं आगे है, क्योंकि वो स्टेल्थ 4th जनरेशन का विमान है। जी हाँ, चीन ने यह कबूल कर लिया है कि उनका J-20 5वीं नहीं 4थी पीढ़ी का विमान है। अब आप समझ सकते हैं कि चीन की ताकत भी झूठ के किस बाजार पर टिकी है। अभी तक वो दावा करता आ रहा था कि J-20 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, लेकिन अब उसने मान लिया कि भाई 5th नहीं 4th जनरेशन का ही है। और रही बात राफेल की, तो पूरी दुनिया जानती है कि वो 4++ जनरेशन का विमान है। तो अब आप ही तय कीजिए कि राफेल के सामने चीन और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों की औकात क्या है। दोस्तों, उम्मीद है आपको डिफेंस डिटेक्टिव का ये एपिसोड पसंद आया होगा। ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए आप दाईं ओर दिख रहे सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी ही हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी, ये थी वीडियो। जैसे मैं पहले बात कर चुका हूं कि आलोक साहब जो हैं वो बड़े सबूत और प्रूफ के साथ बात करते हैं। तो इस वीडियो में भी उन्होंने सबूत और प्रूफ के साथ बात की है। मुझे तो शर्म आ रही है कि जब हमारे एक सीनियर, जो मेरे ख्याल में वो कोई सहाफ़ी हैं या कोई फौज में कोई हैं, कि जब उन्होंने कहा कि वो आपस में बात कर रहे थे कि जो राफेल है उसका मुकाबला करने के लिए हमारे पास टैंक है। ये कैसी बेहुदा बात कर दी भाई। राफेल जो है वो हवाई जहाज है, वो फाइटर जेट है जो हवा में उड़ता है। वो भाई टैंक ने वहां पर क्या करना है? टैंक तो जमीनी जंग के लिए होता है। वो
मैं तो हैरान रह गया हूं कि ऐसे ऐसे लोग भी इन्होंने अफवाज में भर्ती किए हुए हैं, और ऐसे उसे ऐसे मतलब कि जो बंदे हैं वो सहाफी बने बैठे हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि बात क्या करनी है, इसका क्या मेरी तो समझ जो है ना वो जवाब दे रही है कि भाई आपसे जो बात की गई है कि राफेल जो आ गया है, इंडिया ने खरीद लिया है, इसका क्या हमारे पास कोई तोड़ है या हमें क्या मतलब क्या है? वो कह रहे हैं जी ठीक है, कोई कह रहा है जी पहले भी राफेल है इंडिया के पास, आप भी ले लिया तो क्या मसला हो गया, कोई कह रहा है जी राफेल का मुकाबला करने के लिए हमारे पास टैंक है, हमारे वो टैंक हम तैयार कर लिए, वो भेज देंगे। सुभान अल्लाह, क्या ही बातें कर रहे हैं। तो ये सबूत और प्रूफ के साथ जो बात करनी होती है, बड़ी ऑथेंटिक बात जो है वो करनी होती है, ये जरूरी होती है। जो झूठ होता है, झूठ होता है, झूठ के कोई पाँव नहीं होते। थोड़ी बात करें, ऑथेंटिक बात करें, सबूत प्रूफ के साथ बात करें, वो वजन रखती है। ऐसी आवाम में बातें छोड़ने से कोई नहीं होता। अगर मेरी ओपिनियन आप देखें तो मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि आप अपना सारा बजट जो है वो डिफेंस पे लगा दें। मैं कहता हूं कि हमें अपनी इकोनॉमी पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमें जो है वो अपना सारा जो है ना बजट वो खर्च करना चाहिए, आवाम की फलाह बहबूद के लिए। दोनों मुल्कों को चाहिए कि बजाय वो डिफेंस में एक दूसरे का मुकाबला करने, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में, इकोनॉमी में एक दूसरे का मुकाबला करें। ये बात होती है। इंडिया तो कमाल है, इंडिया ने तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमाल के मतलब के हर चीज बनाई हुई है। मैं तो हैरान रह जाता हूँ देखकर, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका हमसे कहीं बेहतर है, उनकी इकोनॉमी हमसे कहीं बेहतर है। तो डिफेंस भी उनका हमसे कहीं दर्जे बेहतर है। ये राफेल जो है, ये एयर जेट जो है, ये उन्होंने खरीदे हैं 5 मेरे ख्याल में उनके आ गए हैं, तो बाकी भी मतलब 36 उन्होंने लेने हैं। तो हमारे पास F-16 और JF-17 है। जो JF-17 है वो चाइना के साथ ताउन के साथ जो बनाया है। तो चाइना जो है ये हमें किसी का नहीं छोड़ेगा, ये चाइना जो है ये हम पर कब्जे करेगा। मैं तो ये समझता हूँ भाई, पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, खुद अपनी चीजें तैयार करो। अगर मुकाबला करना है इंडिया का या किसी और मुल्क का, खुद तैयार करो चीजें। अपना टैलेंट जो है वो बाहर चला जाता है, वो बाहर के लोग ले जाते हैं, उनको कोई मदद नहीं करता कि वो यहाँ पर कोई। हमारे फैसलाबाद के मेरे ख्याल में थे कि सरगोदा के, उन्होंने कहा कि मैं जहाज बनाता हूँ, मुझे आप एड करें। उसको उन्होंने पता नहीं किधर वो गुम ही कर दिया। तो हमारा मुल्क का ये बड़ा एक अलमिया है कि जो टैलेंट होता है उसको ज़ाया कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। वो बाहर के लोग जो है वो इसका फायदा उठा लेते हैं। तो क्या इन्होंने मुकाबला करना है मतलब कि राफेल का, जिनको पता नहीं है कि बात क्या करनी है, जवाब क्या देना है, कमाल की चीज है। तो राफेल जी ले लिए इंडिया ने, तो इसका मुकाबला पाकिस्तान करने में तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी टैलेंट बहुत है। हमारे जो पायलट है उनमें बहुत टैलेंट है, मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स हों, उनके पास सारे चीजें मौजूद हों तो फिर ही कर सकेंगे। तो राफेल का मुकाबला करना तो मेरे ख्याल में अभी पाकिस्तान के पास की बात नहीं है। तो यही थी आज की वीडियो का। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। इतनी रिव्यू है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में और ज़्यादा रिव्यू देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त।